पार्टी में गर्लफ्रेंड ने सच या साहस खेल में पर्ची निकाली। उस पर लिखा था कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस वाले इंसान को फोन करना होगा। उसने फोन के दूसरी तरफ पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे एक घर दोगे? उसकी बात खत्म होते ही पूरा माहौल शांत हो गया। सबको लगा कि मैं गुस्से में मेज पलट दूंगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बस शांति से अपनी अनामिका से अंगूठी उतार दूंगा। हमने अभी तक शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अभी भी देर नहीं हुई है, तो चलो अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता हूँ। यह कहकर उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं मुड़कर चला गया। रास्ते में मैंने झिंगबई में दूर बैठे अपने माता पिता को फोन किया। माँ पापा, मैं घर लौटकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया लिंग छुआन, आखिरकार तुम मान गए। तुम तो लिंगशी ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर इन सालों में तुम बाहर रहकर अनुभव लेने की जिद न करते तो कब के शादी करके कारोबार संभाल चुके होते। मैं और तुम्हारे पापा तो पहले ही तुम्हारे लिए एक लड़की देख चुके हैं, बस तुम्हारे यहाँ कहने का इंतजार था। माता पिता की खुशी भरी आवाज सुनकर मेरे मन में थोड़ा अपराध बोध पैदा हुआ। मेरी आवाज भी अनजाने में नरम पड़ गई। मैं आपकी सारी व्यवस्था मान लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, तो शादी 19 जनवरी को रख दें। तुम कब वापस आओगे? क्या पहले अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहोगे? मैं तुम दोनों की मुलाकात का इंतजाम कर देती हूँ। माँ लगातार उत्साह में बोलती जा रही थी। उन्हें सुनकर मेरा सिर थोड़ा भारी होने लगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे शादी करूंगा। मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने माँ की बात बीच में ही रोक दी। मैं जल्दी से जल्दी लिंग परिवार लौटकर आपका बोझ बांटना चाहता हूँ। शादी तो बस उसके साथ होने वाली एक बात है, पहले मिलने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधे शादी की तैयारी कर दीजिए, मैं शादी से एक दिन पहले वापस आ जाऊंगा। मेरी बात खत्म होते ही बेडरूम का दरवाजा बाहर से खुल गया। आवाज सुनकर मैंने सहज ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने लियो रुयान भौहें सिकोड़कर अंदर आती दिखाई दी। शादी? कौन सी शादी? उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। मैंने शांत भाव से फोन काट दिया और यूं ही एक बहाना बना दिया, एक दोस्त की शादी है। ये सुनते ही उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने फोन मेज पर रखा और मुड़कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। उसी समय मेज पर रखा फोन लगातार बजने लगा। लगातार आती रिंगटोन सुनकर मैं कुछ पल झिझका, फिर स्क्रीन खोली। सबसे ऊपर चेन झे के नाम से एक संदेश दिखाई दिया। उस समय जो बात कही थी, क्या तुम्हें अभी भी याद है? क्या तुम सच में अब भी लिंग छुआन से शादी करने की सोच रही हो? ये संदेश देखते ही मेरा सीना कस गया। मेरी उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गईं। मैंने धीरे से ऊपर स्क्रॉल किया। फिर 10-15 मिनट पहले लियू रुयन द्वारा भेजा गया संदेश दिखाई दिया। चेनजे, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें याद है कि तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन वापस उसी जगह रख दिया, सोफे पर टिक कर बैठ गया। मेरे दिमाग में एक के बाद एक पुरानी यादें उभरने लगीं। जब मैं 18 साल का था, मेरी बुआ शादी करने के लिए देश वापस लौटी थी। मैं भी उनके साथ वापस आया और युंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कॉलेज की जिंदगी आराम से जी सकूं और सुरक्षा की वजह से भी मैंने कभी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। सीनियर वर्ष के स्वागत समारोह में अपने रूममेट की मदद करने के लिए मैं अस्थायी रूप से मंच पर संगीत बजाने चला गया। एक धुन बजाकर जैसे ही मैं अपना वाद्य यंत्र लेकर मंच से नीचे उतरा, मैंने सिर उठाया और सामने लियू रुयान को देखा। वह सफेद ड्रेस पहने, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी चमकती आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट ले सकती हूँ? मैंने बिना ज्यादा सोचे उसी समय हामी भर दी। उसके बाद हम हर दिन बात करने लगे और अक्सर अलग अलग जगहों पर यूं ही मिल भी जाते थे। पहचान होने के तीसरे महीने में लियू रुयान ने खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं भी पहली बार प्यार में पड़ा था, पहली नजर का प्यार था। मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। इस तरह हम दोनों साथ आ गए। 21 साल की उम्र से लेकर 28 साल की उम्र तक, पूरा 7 साल। इन 7 सालों में घर वाले लगातार मुझे वापस जाकर शादी करने के लिए कहते रहे। मैंने कई बार मना कर दिया। मैंने कई बार टटोलने की कोशिश भी की कि लियू रुयान क्या सोचती है, लेकिन जैसे ही शादी की बात निकलती, वह हर बार बात बदल देती। शादी का जिक्र तक नहीं करती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो मुझे भी कुछ अजीब लगने लगा। आखिरकार आधे महीने पहले एक पार्टी में शराब पीने के बाद हुई बातचीत के दौरान मुझे सच्चाई पता चला कि लियू रुयान के दिल में हमेशा से सिर्फ चेनजे ही था। बस अफसोस ये था कि चेनजे उसे उस नजर से कभी नहीं देखता था। वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था और उसने मुझसे नजदीकी सिर्फ इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि जिस रात उसने मुझे पहली बार देखा था, उसी रात चेनजे किसी दूसरी लड़की के साथ था और मंच पर बैठकर पियानो बजाते हुए मेरी शक्ल में उसे अपने पसंदीदा इंसान की थोड़ी सी झलक दिखाई दे गई थी। अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए और चेनजे से जिद करने के लिए उसने मुझे चुन लिया। इसके बाद मेरे पास से हल्की हल्की आहट की आवाज आई और मैंने उसी समय अपनी आंखें खोल दी। आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से लौट आना। लियू रुयान अपने हाथों पर स्किन केयर लगा रही थी और उलझन भरे चेहरे से मेरी ओर देखने लगी। कोई बात है क्या? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम भूल गई?
लिू रुयन का शरीर हल्का सा ठिठक गया, फिर उसने सिर हिला दिया। पिछले आधे महीने से लिू रुयन के मन में सिर्फ चेंजे के 28 साल वाले वादे का ही ख्याल था। उसे किसी और बात की परवाह ही नहीं थी। अब तो वह अपना जन्मदिन भी पूरी तरह भूल चुकी थी। पिछले 2 महीनों में मैंने उसके लिए जो सरप्राइज तैयार करने में मेहनत की थी, उसे याद करके मेरे मन में तरह तरह की भावनाएं उठने लगीं। लिू रुयन ने मेरे चेहरे के भावों में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, इस बार सब कुछ सादगी से कर लेना, पहले की तरह इतना भव्य करने की जरूरत नहीं है। हर साल मैं पूरी कोशिश करता था कि उसके जन्मदिन की शानदार पार्टी करूं, सिर्फ उसे खुश देखने के लिए, लेकिन उसने कभी भी मेरी कोशिशों की परवाह नहीं की। इसलिए उसकी बात सुनकर मेरी आवाज में हल्की सी आत्मव्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है, सब लोग आने का वादा कर चुके हैं, अब इसे रद्द नहीं किया जा सकता। इस जन्मदिन की पार्टी की तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। उस समय मुझे यही नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और बसा हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये पार्टी कभी नहीं करता। मेरी बात सुनकर लिू रुयान ने कुछ नहीं कहा। वह अपना फोन उठाकर बेडरूम से बाहर चली गई। मुड़ने से पहले मैंने देखा कि उसने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले अपने मैनेजर के कमरे में गया और इस्तीफा दे दिया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे हाथ में इस्तीफे का पत्र देखकर पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। लिंग चुआन, तुम जा रहे हो? इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या नई नौकरी मिल गई? इतना बड़ा फैसला, कहीं तुम सच में करोड़ों की फैमिली बिजनेस संभालने तो नहीं जा रहे? सबकी चिंता सुनकर मैंने अपना सामान नीचे रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं घर वापस जाकर शादी करने वाला हूँ। ये सुनते ही सभी सहकर्मियों को बात समझ आ गई, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त चिन हाओ मेरे पास आकर धीरे से पूछने लगा, लिंग चुआन, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आखिरकार शादी के लिए हाँ कह दी? वह अचानक कैसे मान गई? मैंने और समझाना उचित नहीं समझा। मैंने बात बदलते हुए कहा, इन सालों में आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। आज शाम मैं सबको खाना खिलाता हूँ। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं 4-5 सहकर्मियों के साथ लगभग 2 घंटे तक खाना खाता रहा। जब मैं होटल पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोलने वाला था, अंदर से आती बातचीत सुनकर मेरा हाथ वहीं रुक गया। बाहर इतनी ठंड है, रुयान किसे लेने गई है? और किसे? चेंजे को। मैं अभी पास ही था, मैंने खुद सुना। चेंजे ने कहा था कि वह आज वापस आ रहा है, इसलिए रुयान उसे लेने चली गई। सच में? तो रुयान तो बहुत खुश होगी। आज उसका 28वां जन्मदिन है और 1 महीने से थोड़ा ज्यादा बाद चेंजे भी 28 साल का हो जाएगा। वो इस समय वापस आया है, कहीं सच में अपना वादा निभाने तो नहीं आया? मैंने सुना है चेंजे फिर से सिंगल हो गया है। लगता है इस बार वह सच में वापस आया है। लेकिन अगर वे दोनों सच में साथ हो गए तो लिंग चुआन का क्या होगा? हमने उससे ये बात इतने सालों तक छिपा कर रखी, पूरे 7 साल हो गए। उसे तो आज तक ये भी नहीं पता कि चेंजे कौन है, और वह अब भी पूरे दिल से रुयान से प्यार करता है। अब इसमें किया भी क्या जा सकता है? रुयान तो पूरी तरह चेंजे पर फिदा है। अगर चेंजे ने अपना वादा निभाने के लिए हाँ कह दी तो लिंग चुआन का छोड़ा जाना 100% तय है। बस उसकी किस्मत खराब है। वैसे भी उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। अगर ब्रेकअप हुआ तो उसे मनाना भी आसान रहेगा। हालांकि इन सालों में उसने हमारे साथ और रुयान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन हम तो रुयान की सहेलियां हैं, हमें तो उसी का साथ देना होगा। अगर सच में दोनों अलग हो गए तो हम रुयान को मुश्किल में नहीं डालेंगे। हम खुद आगे बढ़कर लिंग चुआन को कुछ कार या घर वगैरह दे देंगे। उसे ब्रेकअप मुआवजा समझ लेना। मैं लंबे समय तक चुपचाप ये सब सुनता रहा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तो पहले ही वहां से जाने का फैसला कर चुका था। आधे महीने पहले की तरह अब मुझे उतना दुख नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब मुझे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। लिू रुयान मुझसे ब्रेकअप करेगी और मुझे समझाने के लिए उसकी सहेलियां सामने आएंगी। इन 7 सालों में आखिर मैं किस तरह का रिश्ता निभा रहा था, लेकिन अफसोस इस बार पहले जाने वाला मैं था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसी समय कुछ वेटर शराब की ट्रॉली धकेलते हुए आए। मैं तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। दरवाजा खुलते ही अंदर की सारी बातचीत एकदम बंद हो गई, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं हल्की मुस्कान के साथ अंदर गया और सबसे सामान्य तरीके से सबको नमस्ते किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद लिू रुयन एक अजनबी आदमी को साथ लेकर फिर से अंदर आई। उस आदमी की शक्ल मुझसे लगभग 30-40% मिलती जुलती थी। मैंने बिना कुछ जताए उसे ध्यान से देखा। लिू रुयान उसे पूरे कमरे में सबसे मिलवाती हुई घूमी। आखिर में वह मेरे सामने आकर रुकी और बोली, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, चेंजे। वह कुछ पल रुकी, फिर आगे बोली, और ये मेरे एक सामान्य दोस्त हैं, लिंग चुआन। ये कहते समय लिू रुयान पहले ही सोच चुकी थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सिर उठाकर उसे एक बार गहराई से देखा, फिर अपना हाथ वापस खींच लिया और 2 कदम पीछे हटकर उन दोनों से दूरी बना ली। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी। मिस्टर चेन, नमस्कार। मैं लिू रुयान का एक सामान्य दोस्त हूँ। औपचारिक परिचय के बाद कमरे का माहौल फिर से चहल पहल से भर गया। चेंजे का स्वभाव बहुत मिलनसार था। वह हर किसी से आसानी से घुल मिल जाता था। वह हाथ में शराब का गिलास लेकर इस तरफ से उस तरफ घूमता रहा। फिर उसने सबको साथ लेकर शराब पी, खेल खेले। जब खेल 10 तक पहुंचा
तो उसके हाथ में ताश के पत्ते थे और वह खुद तरबूज नहीं खा सकता था, इसलिए उसने किसी से उसे तरबूज खिलाने को कहा। लियू रुयान ने बिना सोचे अपनी ही कांटे से तरबूज का एक टुकड़ा उठाया और उसे खिलाया। चेंजे ने भी ज्यादा नहीं सोचा, उसने थोड़ा झुककर वह तरबूज खा लिया। फिर उसने लियू रुयान का गिलास उठाकर आधा गिलास रेड वाइन भी पी ली। मैं कुछ मीटर दूर बैठा ये सब देख रहा था। लियू रुयान उसी गिलास को पकड़े रही। वह एक के बाद एक लगातार उसी गिलास से शराब पीती रही और हर बार वह ठीक उसी जगह से पीती जहां कुछ देर पहले चेंजे के होंठ लगे थे। आखिर तक आते आते वो काफी नशे में हो चुकी थी, लेकिन जन्मदिन की सबसे जरूरी रस्म अब भी बाकी थी। सब लोग जन्मदिन का गीत गाने लगे और उसे मोमबत्तियां बुझाकर इच्छा मांगने के लिए खड़ा होने को कहा। कुछ ही पल में शोरगुल से भरा कमरा पूरी तरह शांत हो गया। मैं खुद उठकर केक उसके सामने ले आया और उस पर मोमबत्तियां जला दी। मोमबत्ती पर लिखा था 28। लियू रुयान ने अपनी कनपटियां हल्के से दबाई, मानो नशा कम करने की कोशिश कर रही हो। उसकी धुंधली हो चुकी आंखें पूरे कमरे में घूमी। फिर उसने एक उंगली उठाई। बोलते बोलते उसने अपनी उंगली चेंजे की ओर कर दी। उसकी पूरी तरह नशे में डूबी हुई लेकिन बेहद गहरी नजर सीधी उसी पर टिक गई। चेंजे, तुम भी जल्द ही 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस समय तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चारों तरफ से उठती उत्सुक निगाहों के बीच चेंजे कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर उसने जवाब दिया, अभी नहीं। कुछ क्षण की खामोशी के बाद न जाने किसने बेहद उत्साह से जोर से कहा, वाह। कमरे में एक पल में हंगामा मच गया। नशे में धुत उसकी कुछ करीबी सहेलियां खड़ी हो गईं और नशे में झूम रही लियू रुयान को पकड़कर गाने और नाचने लगी। मेरे सामने ये पूरा बिखरा हुआ नजारा चल रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह पर सीधा बैठा रहा, बिल्कुल शांत और निर्विकार, मानो मैं सचमुच एक ऐसा साधारण दोस्त हूं जिसे किसी भी बात की कोई खबर नहीं है। रात देर तक यह सब चलता रहा। आखिरकार आधी रात के बाद जन्मदिन की पार्टी खत्म हुई। जब सभी लोग चले गए तब मैं लियू रुयान को सहारा देकर कार तक ले गया। वह अभी भी पहले वाली खुशी में डूबी हुई थी। मेरी बाहों में सिर रखकर उसने दिल की बहुत सी बातें कहीं। उसकी आवाज में सिसकियां थीं। आगे बैठा ड्राइवर पूरे रास्ते यह सब सुनता रहा और पूरे रास्ते मुस्कुराता भी रहा। गाड़ी से उतरते समय मुझे नशे में धुत लियू रुयान को सहारा देते देखकर वह हंसते हुए 2-4 बातें कहे बिना नहीं रहा। मैंने भी ड्राइवर की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। मेरी आवाज शांत थी। पूरी रात के नशे के बाद जब लियू रुयान की आंख खुली तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। वह मुझे पकड़कर तुरंत सफाई देने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे पिछली रात की बातें याद रहेंगी और यह भी नहीं सोचा था कि वह इतना अजीब बहाना बनाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह शांत और समझदारी से उसके इस नाटक का साथ देता रहा। मैंने बस हल्के से सिर हिला दिया। पता नहीं क्यों मेरे चेहरे की यह शांति देखकर और फिर पिछली रात चेंजे से परिचय कराते समय मेरी प्रतिक्रिया याद करके लियू रुयान के मन में अचानक बेचैनी होने लगी। वह जितना सोचती उतना ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता। आखिरकार उसने जल्दी से बात बदल दी। कल सबके साथ शराब पीने में ही लगी रही। मैंने तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। लिंगचुआन, क्या तुम नाराज हो गए हो? आज ऑफिस के बाद हम दोनों डेट पर चलें, ठीक है? मैंने शांत स्वर में कहा। आज दोपहर मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे साफ इनकार के बावजूद लियू रुयान और भी ज्यादा जिद करने लगी कि वह मेरी भरपाई जरूर करेगी। मैं उससे ज्यादा बहस नहीं कर पाया और आखिरकार मान गया। शाम को मैं कपड़े बदलकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक चिन हाओ का संदेश आ गया। लिंगचुआन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने इस्तीफे के बारे में नहीं बताया? वह अभी अभी तुम्हें ढूंढने ऑफिस आई थी। लगता है वह बहुत गुस्से में है। मैंने संदेश पूरा भी नहीं पढ़ा था कि लियू रुयान का फोन आ गया। स्क्रीन पर चमकते उसके नाम को देखकर मेरी आंखों में एक पल के लिए गंभीरता आ गई। कुछ देर झिझकने के बाद मैंने कॉल रिसीव कर ली। फोन उठाते ही लियू रुयान गुस्से से बोली, तुम्हारे सहकर्मियों ने मुझे बताया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है और तुम शादी करने जा रहे हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं कि वह फिर गुस्से में बोलती चली गई, मैं तुम्हें साफ बता रही हूं, अभी मेरा शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि लियू रुयान को लगा था मैं नौकरी छोड़कर उस पर शादी का दबाव बना रहा हूं। अब समझ आया कि वह इतनी नाराज क्यों थी। मैंने धैर्य से उसे समझाया, मैंने तो सहकर्मियों से बस मजाक में कुछ बातें कही थी, उन्हें सच कैसे मान सकती हो? नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि हाल में थोड़ा थक गया था, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर फोन के दूसरी तरफ की आवाज आखिरकार सामान्य हो गई। आगे से ऐसा मजाक मत करना, मैंने धीमे स्वर में हूं कहा। फिर मैंने उसे कहते सुना, लियू रुयान तुम कहाँ हो? क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? मैं अपना पता बताने ही वाला था कि तभी मुझे फोन के दूसरी तरफ बहुत हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी बिल्कुल चेंज जैसी थी। मेरे होंठों तक आया, ठीक है। कुछ पल ठहरा और फिर बदलकर जरूरत नहीं बन गया। फोन बहुत जल्दी कट गया। धीरे धीरे अंधेरी होती स्क्रीन को देखते हुए मेरे होंठों पर आत्मव्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। अगर वह सच में मुझसे मिलने आना चाहती तो फोन इतनी जल्दी कैसे काट देती? बस औपचारिकता निभाने के लिए पूछ लिया होगा
और मैं भी उसे सच मान बैठा। मैंने एक टैक्सी रोकी और तय किए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गया। वेटर ने मेरा नाम सुनते ही मुझे सीधे सबसे ऊपर वाली मंजिल के निजी कमरे तक पहुंचा दिया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा पूरा मेज तरह तरह के खाने से भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर वेटर ने आदर से समझाया, मिस लियू ने 10 मिनट पहले फोन करके ये खाना ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा कि आप पहले खाना खा लीजिए, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, शायद उन्हें आने में थोड़ी देर होगी। अभी हुई फोन वाली बातचीत याद आते ही मेरे चेहरे पर समझ आने वाली मुस्कान आ गई। जरूरी काम, शायद फिर चेन जे के साथ चली गई होगी। वैसे इसे झूठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए जब तक वह अपने चाहने वाले इंसान के साथ है तब तक छोटी से छोटी बात भी बहुत जरूरी होती है। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सीधे कमरे में जाकर बैठ गया। वेटर ने बड़े आदर से मेरे लिए बर्तन खोल कर रखे और एक एक करके सभी व्यंजनों का परिचय देने लगा। मेज पर तरह तरह के समुद्री भोजन देखकर मैंने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यूरोप में बिताए उन सालों में मुझे पश्चिमी खाना कभी पसंद नहीं आया। बार बार समुद्री भोजन खाते खाते मैं उससे ऊब चुका था। देश लौटने के बाद भी मुझे उसकी आदत नहीं पड़ी। अगर पहले की बात होती तो लियू रुयान के साथ खाना खाते समय मैं उसकी पसंद के लिए समझौता कर लेता, लेकिन अब मैं अपने साथ जरा भी समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने हाथ हिलाकर कहा, यह सब हटा दीजिए। वेटर घबरा गया। मिस्टर लिंग, इस पूरे खाने का भुगतान मिस लियू पहले ही कर चुकी हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या आप सच में इसे नहीं खाएंगे? अगर सब हटा दिया गया तो हमारे रेस्टोरेंट में पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैंने हल्के से भौं उठाई, बैग से एक कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मुझे पता है, पहले ये सब हटा दीजिए। नया खाना इसी कार्ड से बिल कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं भुगतान कर सकता हूँ। खाना खत्म होने तक भी लियू रुयान नहीं आई। मैंने उसका इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। बिल चुकाकर सीधे घर लौट आया। अभी रास्ते में ही था कि उसके कई संदेश एक साथ आ गए। लिंगचुआन, क्या तुम आज रात कहीं और रुक सकते हो? चेनजे अचानक देश लौट आया है। पुराना घर अभी साफ नहीं हुआ, वहां रहना संभव नहीं है। उसे ठंड भी लग गई है और उसका पेट भी ठीक नहीं है। कोई उसका ख्याल रखने वाला होना चाहिए। क्या मैं उसे आज रात हमारे घर ठहरा सकती हूँ? एक तरफ वह चेनजे की देखभाल करना चाहती थी, दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं चेनजे को हमारे रिश्ते का पता न चल जाए। सचमुच ये बहुत दिलचस्प था। इस बार मेरा उसके नाटक में साथ देने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सीधे उससे पूछा, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? फिर हमारे रिश्ते को छिपाने की जरूरत क्यों है? तुम ये बात आखिर कब तक छिपाना चाहती हो? मैंने संदेश भेज दिया। काफी देर बाद उसका जवाब आया, लेकिन लियू रुयन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ एक तारीख लिखी, 18 जनवरी। अगर पहले की बात होती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसने यही तारीख क्यों चुनी, लेकिन अब मैं जानता था 18 जनवरी चेनजे का जन्मदिन था। अगर उस दिन चेनजे अपना वादा निभाकर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता तो वह बिना एक पल सोचे मुझसे ब्रेकअप कर देती, और अगर उस दिन चेनजे ने मना कर दिया तो वह अपना मन बदलकर मुझसे शादी की बात करती। वह एक सवाल पूछकर मेरे दिल की बात भी जान लेती। अगर उसे मना कर दिया जाता तो वह कह सकती थी कि ये तो बस मजाक था। चाहे एक कदम आगे बढ़ना हो या एक कदम पीछे हटना, उसने दोनों रास्तों का पहले से ही सबसे सही इंतजाम कर रखा था। एक पल के लिए तो मुझे उसकी चतुराई पर हैरानी हुई, लेकिन अफसोस, मैं अब उसकी मोहब्बत का बैकअप विकल्प बनकर नहीं रहना चाहता था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपना फोन बंद कर दिया और फिर एक होटल का पता बता दिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी थी। मेरी आंख दोपहर में जाकर खुली। मैं समय देखने के लिए फोन चालू करने लगा, लेकिन जैसे ही फोन ऑन हुआ उसमें दर्जनों नए संदेश आ गए। उनमें से ज्यादातर लियू रुयन के थे, कुछ संदेश उसकी सहेलियों के भी थे। लिंगचुआन, तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे। डराओ मत, रुयान तुम्हें पूरी रात पागलों की तरह ढूंढती रही। इन आरोपों से भरे संदेशों को देखकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। क्या सिर्फ फोन बंद करके एक रात सो जाना ही लोगों को डराना कहलाता है? फिर भी उनमें से कौन नहीं जानता था कि चेनजे लियू रुयान के दिल में सबसे ऊपर था। ऐसे में मेरी जिंदगी या मौत की उसे क्या परवाह होती? मैं यही सोच रहा था कि तभी लियू रुयान का फोन आ गया। उसकी आवाज का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं था। लिंगचुआन, चेनजे तो सिर्फ एक रात के लिए हमारे घर रुका था। क्या तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत थी? अगर तुम नाराज भी थे तो इस तरह अपनी नाराजगी जताना सही नहीं था। मुझे और कोई सफाई देने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बस एक बहाना बना दिया। मैं नाराज नहीं था, बस फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए अपने आप बंद हो गया। अगर पहले की बात होती तो लियू रुयन शायद मेरी बात मान लेती, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने अचानक शक भरे स्वर में पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि पहले चाहे कभी भी फोन करूं तुमसे संपर्क हो जाता था, लेकिन कल रात ही फोन बंद हो गया? उसके सवाल को सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरे मन में कई पुरानी बातें एक साथ उभर आईं। कुछ साल पहले की एक रात अचानक लियू रुयान के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। वह अपने सचिव को फोन करना चाहती थी, लेकिन गलती से मुझे फोन लग गया। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत उठकर उसके लिए दवा लेकर पहुंच गया। पिछले साल वह विदेश बिजनेस ट्रिप पर गई थी। हम दोनों के बीच 7-8 घंटे का समय अंतर था। उसे याद नहीं रहा कि मेरे यहाँ उस समय आधी रात थी। रात के 3-4 बजे उसने मुझे एक दस्तावेज ढूंढने के लिए फोन किया। मैंने नींद से लड़ते हुए उठकर घर का कैमरा खोला
और उसकी फाइल ढूंढने में मदद की। 3 महीने पहले मेरी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था। बेहोशी की दवा का असर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तभी उसका संदेश आया कि उसका मन मिल्क टी पीने का कर रहा है। मैंने फिर भी नर्स से कहकर उसके लिए मिल्क टी मंगवाई। एक एक करके ये सारी बातें मेरे उसके प्रति बेहद गहरे प्यार का सबूत थीं। लेकिन अफसोस, मैंने चाहे जितना भी किया उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सोचकर मेरी आवाज में अनजाने में आत्मव्यंग्य घुल गया। बस इतना चाहता था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तब मैं मौजूद रहूं। लेकिन कल शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। मेरी इस अजीब सी आवाज को सुनकर लियू रुयन के दिल में हलचल मच गई। 7 साल तक साथ रहने में मैं हर बात में उसका साथ देता रहा। हम दोनों ने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कई बातें थीं जिन्हें वह समझाना नहीं चाहती थी और मैंने भी कभी उससे जबरदस्ती जवाब नहीं मांगा। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बाहर खाना खाने और डेट पर जाने तक मैं हर जगह उसका पूरा ध्यान रखता था। दिल पर हाथ रखकर सोचने पर लियू रुयान को मानना पड़ा कि मैं लगभग एक आदर्श प्रेमी था। उसे मेरे पुराने व्यवहार याद आए तो उसकी आवाज भी थोड़ी नरम हो गई। समझ गई, अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए इतना गुस्से में बोल गई। माफ करना लिंग चुआन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। लेकिन इस समय मेरा उससे मिलने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, जरूरत नहीं, और टैक्सी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही नौकरानी ने मुझसे कहा, सर मिस लियू अभी अभी बाहर गई हैं। बिना पूछे भी मुझे पता था वह जरूर चेंज के पास गई होगी। घर की हवा में अब भी पुरुषों के परफ्यूम की खुशबू बाकी थी। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है। बस धीरे से नौकरानी से कहा, खिड़कियां खोल दो, थोड़ी हवा आने दो। अगले आधे महीने तक मैंने लियू रुयान को दोबारा नहीं देखा। ऐसा लगने लगा था मानो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। न मैंने उसे एक भी फोन किया, न उसके किसी संदेश का जवाब दिया। चेंजे के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर मुझे उसकी हर गतिविधि की पूरी जानकारी मिल जाती थी। लेकिन मुझे उससे यह पूछने का मन नहीं हुआ कि वह कहाँ जाती है, और न ही यह जानने की इच्छा रही कि उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे लिए अब हर बीतता दिन सिर्फ एक उलटी गिनती था। मैं उस इंसान पर, जिससे मुझे जल्द ही हमेशा के लिए विदा लेना था, अपना समय और भावनाएं खर्च नहीं करना चाहता था। नए साल की पूर्व संध्या पर आसमान से बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड काफी अच्छा था। मैं पूरी शाम फर्श से छत तक बने शीशे के सामने बैठकर फिल्में देखता रहा। आधी रात के समय बाहर आतिशबाजी की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। मुझे थोड़ी थकान महसूस हुई तो मैं वापस अपनी झूलने वाली कुर्सी पर लेट गया और मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने लगा। जो दरवाजा पूरी रात शांत था, वहां अचानक कदमों की आवाज को सुनाई दी। मैं कुर्सी का सहारा लेकर उठ बैठा। तभी मैंने देखा पूरी तरह नशे में धुत लियू रुयान घर लौट आई थी। वह लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसके हाथों में ढेर सारे बैग थे। उसने आते ही सब सोफे पर फेंक दिए, फिर मेरे सामने एक एक करके उन्हें खोलने लगी। ये 2 मफलर मैंने अभी खरीदे हैं। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है। लिंग चुआन, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? लिंग चुआन, ये रोलेक्स मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। ये तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। देखो, पसंद आई? ये कहते हुए वह एक एक करके सारे तोहफे मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैंने चुपचाप मफलर उतार दिया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, इन दिनों मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए तुम्हारे पास लौट कर नहीं आ पाई। क्या तुम फिर से मुझसे नाराज हो गए हो? और पिछली बार भी मुझे तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लिंग चुआन, मुझे माफ कर दो, ठीक है? आगे से हम दोनों अच्छे से रहेंगे। ये कहते कहते वह मेरे करीब आकर मुझे चूमने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसके शरीर से आती शराब की तेज गंध सहन नहीं कर पा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया है। मैंने किसी तरह उसे समझाकर बेडरूम तक पहुंचाया। जब वह सो गई तो मैंने ड्राइंग रूम में बिखरे सारे बैग समेटे, फिर अपना फोन उठाया। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपने प्यार का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मेरी नजर चेन जे की पोस्ट पर गई। उसने 9 तस्वीरों का एक पोस्ट डाला था। सभी तस्वीरें बर्फ में एक लड़की के साथ थीं। कैप्शन भी बहुत दिलचस्प था, पहली बर्फबारी में मिला नई सही पसंदीदा इंसान। ये पोस्ट देखते ही मेरे मन की सारी उलझनें एक पल में साफ हो गईं। अब समझ आया लियू रुयान अचानक नशे में मेरे पास क्यों लौट आई थी और अचानक मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों करने लगी थी। असल में जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो फिर से किसी नई लड़की के साथ रिश्ते में आ गया था। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मेरे जैसे पुराने इंसान की याद ही क्यों आती। मेरी आंखों में व्यंग्य की हल्की झलक उभरी। मैंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और मेज पर रख दी। अगले कुछ दिनों में लियू रुयान पूरी तरह बदल गई। वह कहीं नहीं जाती थी, हर समय घर पर ही रहती। कहती थी कि अब वह मेरे साथ समय बिताना चाहती है। अगर मेरा पेट थोड़ा भी खराब होता तो वह चुपचाप मेरे पास बैठती और मेरे लिए चावल की पतली खिचड़ी बनाती। जब उसने देखा कि मैं ट्रैवल विज्ञापन कुछ ज्यादा देर तक देख रहा हूं तो उसने नए साल के बाद मेरे साथ घूमने जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। शायद उसका दिल टूट गया था। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा मन लगाकर मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन अब मैं फिर कभी उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं होने वाला था।
मैं बस चुपचाप देखता रहा कैसे लियू रुयान एक आदर्श प्रेमिका बनने का अभिनय कर रही थी, कैसे मेरी दो चार बातों के लिए वह हर समय इधर उधर भागती फिर रही थी। उसके दिल में जरा भी अपराध बोध नहीं था। जिंदगी के इस आखिरी दौर में वह जो कुछ भी मेरे लिए कर रही थी उसे मैं बस पुराने कर्ज चुकाने जैसा मान रहा था। ऐसा सोचते ही मेरे मन का बोझ और भी हल्का हो गया। बर्फ रुकने के बाद माँ ने मुझे दूल्हे के सूट के कई डिजाइन भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन हाथ में लेकर एक एक तस्वीर खोलकर ध्यान से देखने लगा। कपड़ों की बारीकियों को मैं बड़े गौर से देख रहा था। शायद मैं इतना ध्यान से देख रहा था कि लियू रुयान कब चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, जब तक उसने मेरे हाथ से फोन नहीं ले लिया। मैंने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि उसके चेहरे का रंग एक पल में बदल चुका था। दूल्हे का सूट? तुम दूल्हे का सूट क्यों देख रहे हो? मैंने बिना एक पल रुके सहजता से झूठ बोल दिया। पिछली बार तो तुम्हें बताया था, एक दोस्त की शादी होने वाली है, उसके शादी वाले कपड़ों में थोड़ी समस्या आ गई थी, इसलिए नए डिजाइन देखे जा रहे हैं। उसने मुझसे राय मांगी है। मेरे चेहरे पर कोई घबराहट न देखकर लियू रुयान का शक धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने फोन मुझे वापस दे दिया, फिर सहजता से पूछ बैठी, वैसे शादी किस तारीख को है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर एक बहुत हल्की और अजीब सी मुस्कान आई। 19 जनवरी। क्या तुम सच में चलोगी? ये तारीख सुनते ही लियू रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैं लगातार उसकी ओर देखता रहा, धैर्य से उसके जवाब का इंतजार करता रहा। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने बड़ी मुश्किल से एक बनावटी मुस्कान निकाली। उस समय देखा जाएगा। उस सवाल के बाद से लियू रुयान फिर से उदासी में डूब गई। वो पूरे दिन खोई खोई रहती, मानो किसी सपने में जी रही हो। मेरे पास शादी का बहाना था, इसलिए मैंने भी उसके सामने कोई बात छिपाई नहीं। मैंने उसके सामने ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे इस नदी किनारे वाले अपार्टमेंट में रहते हुए 6 साल हो चुके थे। मैंने सिर्फ वही सामान पैक किया जो मैंने खुद खरीदा था। बाकी चीजों में से एक भी साथ नहीं ली। वैसे भी झिंगबेई लौटने के बाद वहां सब कुछ मेरा ही होगा। जो कमी होगी नई खरीद लूंगा। ये सारी चीजें यहीं रहने दूंगा। कभी कभी लियू रुयान होश में आकर मेरे सूटकेस में झांक लेती थी, लेकिन अंदर रखा सामान देखकर उसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मुझे पता था इस समय उसके मन में सिर्फ एक ही इंतजार था कि चेंजे उसे अपने जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण भेजे। उसे मेरी किसी बात पर ध्यान ही नहीं था। मैंने चुपके से अपनी बहुत सी निजी चीजें फेंक दी, लेकिन जब तक हमारे पुराने प्रेम की निशानियां कमरे में रखी थीं, उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि इस बार मेरा जाना हमेशा के लिए होगा, क्योंकि उसकी नजर में मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। ऐसे में वह कैसे सोच सकती थी कि मैं सचमुच उसे छोड़कर चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देने वाले मन से मैंने बड़ी आसानी से अपना सामान समेट लिया। 18 जनवरी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। लियू रुयान सुबह सुबह ही उठ गई। वह सोफे पर बैठी लगातार अपना फोन देख रही थी। मैं थोड़ी देर से उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। आसमान की ओर देखते हुए नौकरानी ने पूछा, मिस्टर लिंग, लगता है बारिश होने वाली है। क्या आपको एयरपोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए? इतना सुनते ही लियू रुयान ने सिर उठाया और सहज ही पूछ बैठी, एयरपोर्ट क्यों जाना है? मैंने सामान्य स्वर में कहा, कल मुझे शादी में शामिल होना है। पहले तुमने कहा था कि सोचोगी, अब फैसला कर लिया। मैंने यह कहते हुए चुपचाप उसकी ओर देखा। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। उसके इस जवाब पर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खाया, फिर कमरे में जाकर अपना सामान उठा लिया। लियू रुयान अभी सीट बेल्ट बांध ही रही थी कि उसका फोन अचानक बज उठा। उसने जल्दी से फोन खोला। अगले ही पल उसके चेहरे पर छिपाई न जा सकने वाली खुशी फैल गई। उसने तुरंत फोन नीचे रखा, सीट बेल्ट खोल दी और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कार से उतरने के बाद उसे याद आया कि मैं अभी भी वहीं बैठा हूं। वह जल्दी से झुककर मेरी तरफ आई और बोली, लिंगचुआन, कंपनी में अचानक थोड़ा काम आ गया है, मुझे पहले वहां जाना होगा। मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इतने साल साथ रहने के बाद लियू रुयान की डगमगाती नजरों को देखकर मैं आसानी से समझ गया कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे बेनकाब नहीं किया, बस हल्के से सिर हिला दिया। ड्राइवर के आने का इंतजार करते हुए मैंने सोशल मीडिया खोला। जैसा सोचा था, चेंज ने अपने जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें साझा की थी। उसके पास वह खूबसूरत लड़की अब नहीं थी। लगता है दोनों का फिर से ब्रेकअप हो गया था। इसका मतलब था कि चेंज ने सालों पहले जो कहा था, अगर वह 28 साल की उम्र तक शादी नहीं करेगा तो लियू रुयान के साथ रहेगा, अब वह वादा फिर से संभव हो गया था। कोई हैरानी नहीं कि लियू रुयान इतनी खुश थी। जब ड्राइवर पहुंचा तब तक लियू रुयान सफेद शाम की ड्रेस पहन चुकी थी। पूरी तरह उत्साहित होकर वह बगल में खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने शीशा नीचे किया और मेरी ओर हाथ हिलाकर पूछा, तुम कब वापस आओगे? मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लियू रुयान ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे तेजी से स्पोर्ट्स कार चलाकर वहां से निकल गई। मैं सहचालक की सीट पर बैठा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट में बैठने से पहले मुझे पिताजी का फोन आया। लिंगचुआन, तुम कितने बजे पहुंचोगे? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज देता हूँ।
मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। जैसे ही विमान में बैठा मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे से ज्यादा की उड़ान मैं सोते सोते ही पूरी कर गया। जिंगबई पहुंचने के बाद मैंने टोपी और चश्मा पहन लिया। जैसे ही बाहर निकला किसी ने मुझे रोक लिया। लिंगचुआन। ये साफ और मधुर आवाज सुनकर मैंने उनींदी आंखों से सिर हिला दिया। अंकल गांव ने मुझे आपको लेने भेजा है। मैंने आंखें मिचमिचाकर शेन यूचू की ओर देखा। मुझे लगा शायद यही ड्राइवर है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है। कार में बैठते ही मैं फिर से खिड़की के सहारे आंखें बंद करके सो गया। जब मेरी नींद खुली तो कार के बाहर एक अनजान विला दिखाई दिया। मैंने शक भरे स्वर में पूछा, ये कहाँ है? ये मेरा घर तो नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया देखकर शेन यूचू हल्के से मुस्कुराई। आज नहीं, लेकिन कल से होगा। सही कहूं तो ये हमारा नया वैवाहिक घर है। उसका जवाब सुनते ही मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरी पूरी नींद एक पल में उड़ गई। मैंने टोपी और चश्मा उतार दिया, फिर नीचे देखकर शेन यूचू की ओर देखा। उसी समय मेरी नजर उसकी मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। मेरी हैरानी देखकर शेन यूचू समझ गई कि बात क्या है। उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना ही भूल गई। मिस्टर लिंग, मेरा नाम शेन यूचू है। मैंने झेंपते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। जल्दी से उसका हाथ मिलाया और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, माफ कीजिए, अभी अभी नींद खुली थी। मैंने आपको किसी और समझ लिया। मैं लिंगचुआन हूँ। शेन यूचू मुस्कुराई। उसकी आवाज बेहद हल्की और खुशमिजाज थी। उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, हमारे पास आगे एक दूसरे को धीरे धीरे जानने के लिए बहुत समय होगा। उधर दूसरी तरफ लियू रोयान प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी होकर अपना गाउन ठीक कर रही थी। वह बहुत ध्यान से उसकी हर सिलवट को सीधा कर रही थी। तभी उसका फोन हल्का सा कंपन करने लगा। उसने फोन निकाल कर देखा। ड्राइवर का संदेश था। उसमें लिखा था कि मिस्टर लिंग विमान में सवार हो चुके हैं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने आखिर एक संदेश भेजा, वहां पहुंच जाओ तो मुझे सुरक्षित पहुंचने की खबर जरूर देना। अपने मन को संभालने के बाद लियू रोयन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी नजर सीधे कमरे के बीचों बीच खड़े उस इंसान पर जाकर ठहर गई जिसे वह हमेशा से दिल से चाहती थी। उसे देखते ही उसकी धड़कनें अनजाने में तेज हो गईं। वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। बीच में कुछ लोगों की दूरी थी। तभी उसने पास खड़े कुछ लड़कों को मजाक करते हुए सुना, चिंजे, आज तो उसे हमें जरूर दिखाना। इतने दिनों से छिपाकर रखा है। चेंजे मुस्कुराया। इतनी भी क्या जल्दी है? जब मैं इच्छा मांगूंगा तब तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लियू रुयान को अचानक 1 महीने पहले अपने जन्मदिन की पार्टी याद आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। क्या 16 साल की उम्र में कही गई वह मजाक वाली बात आज सच होने वाली है? पूरे कुछ घंटों तक लियू रुयान के मन में बस यही बात घूमती रही। घबराहट में उसने कई घूंट शराब पी ली। जब केक लाया गया तो उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसकी कुछ करीबी सहेलियां उसके चारों ओर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। रुयान, तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है, कैसा लग रहा है? लियू रुयन ने सिर झुका लिया। वह बस हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। तांग यन भी पहले तमाशा देख रही थी, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने हाथ बढ़ाकर लियू रुयान के कंधे पर रखा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो लिंगचुआन का क्या होगा? चिनजे के जन्मदिन की पार्टी में लिंगचुआन का नाम सुनते ही लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसके मन में अपराध बोध की हल्की सी भावना उठी। उसकी सहेलियों ने उसका बदला हुआ चेहरा देखा तो तुरंत उसे समझाने लगी, ब्रेकअप कर लो, अभी कर लो। वैसे भी वो तो बस एक साधारण लड़का है, उसे संभालना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, अगर वह आकर हंगामा करेगा तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। रुयान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सबके उकसाने पर लियू रुयान ने फोन निकाला और कुछ शब्द टाइप किए, लेकिन उसका अंगूठा भेजने वाले बटन पर रुक गया। उसे झिझकते देखकर सब लोग बेचैन हो गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर सीधे भेजें वाले बटन पर दबा दिया। स्क्रीन पर पहले से लिखा था, ऑनलाइन हो, पहुंच जाओ तो मुझे बता देना। उसके नीचे एक नया संदेश जुड़ गया, हम अलग हो जाते हैं। दोनों संदेशों के बीच ठीक 3 घंटे का अंतर था। समय के हिसाब से अब तक मेरा विमान उतर चुका होगा। शायद मैं बहुत जल्द ये संदेश देख भी लूंगा। लियू रुयान अभी भी विचारों में खोई हुई थी। तभी उसकी सहेलियां उसे पकड़कर कमरे के बीचों बीच ले गईं। चारों तरफ जन्मदिन का गीत गूंज रहा था। लियू रुयान उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। चिनजे ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और मन से अपनी इच्छा मांगी। उम्मीद है कि 28 साल की उम्र में मेरी हर इच्छा पूरी हो और मैं जिया के साथ अगले साल भी यही इच्छा मांग सकूं। अगले ही पल लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह गए। जिया कौन है? हमें भी मिलवाओ। सबकी शोर शराबे भरी आवाजों के बीच चेंजे मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। उसकी बात पूरी होते ही कमरे का दरवाजा बाहर से खुला। एक बेहद खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने पूरे कमरे की ओर मुस्कुराकर कहा, सभी को नमस्ते, मैं चेंजे की गर्लफ्रेंड शाजिया हूँ।
शोरगुल के बीच चेंजे मुस्कुराते हुए शाहजिया का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों को उनके रिश्ते की छोटी छोटी बातें बताने लगा। उधर लियू रुयान कमरे के एक कोने में बैठी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ एक के बाद एक शराब पीती जा रही थी। पीते पीते सब लोग नशे में हो गए। टंगयान लड़खड़ाते हुए उठी और चेन जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए आवाज उठाई, चेंजे, क्या तुम अपना वो वादा भूल गए हो जो तुमने रुयन से किया था? ये सुनते ही शहजाजिया के चेहरे पर भी जिज्ञासा आ गई। वादा? कौन सा वादा? चेंजे का चेहरा एक पल में बिगड़ गया, लेकिन तांग यान पूरी तरह नशे में थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बाकी सहेलियां भी तुरंत आगे आ गईं। तुमने कहा था कि जब तुम 28 साल के हो जाओगे तो रुयान के साथ रहोगे। हम सबको याद है। क्या अब तुम अपना वादा तोड़ दोगे? शहजाजिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने सिर घुमाकर चेंजे की ओर देखा। क्या यह सच है? चेंजे ने तुरंत जवाब दिया, नशे में कही हुई बात को कोई सच मानता है क्या? और मैंने तब ये बात उस स्थिति में कही थी जब मैं सिंगल होता, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसे में भी बात कैसे लागू हो सकती है? उसका हर एक शब्द कुल्हाड़ी की तरह लियू रुयान के दिल में धंसता चला गया। उसने एक हाथ से अपना सीना पकड़ लिया जो दर्द से फटा जा रहा था। दूसरे हाथ से सोफे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। सबकी नजरों के सामने वह अचानक जोर से हंसने लगी। हाँ, वो बात अब लागू नहीं होती। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। वो तो बस मजाक था, सब कुछ बस मजाक था। उसकी बात सुनते ही शहजाजिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने चेन जे का हाथ पकड़ा और लियू रुयान के सामने जाकर बोली, लगता है सच में गलतफहमी थी। मैंने तो पहले ही सुना था कि रुयान दीदी का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन आज वह साथ क्यों नहीं आया? लियू रुयान का दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए शाहजिया की ओर देखा। वो शादी में गया है, इसलिए उसके पास समय नहीं था। ये सुनकर शहजाजिया समझते हुए सिर हिलाने लगी, लेकिन बगल में खड़े चेन जे की आंखों में एक पल के लिए नाखुशी चमक उठी। उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतने दिनों से वापस आया हूँ, तुमने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। चेंजे का चेहरा देखते ही लियू रुयान एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तांग यन तुरंत आगे बढ़ी और लियू रुयान को सहारा दिया। फिर उसने चेंजे की ओर व्यंग्य से देखा। वो लिंग चुआन है, वही रुयान का बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जो उसके जन्मदिन की पार्टी में सबसे हैंडसम था। ये सुनते ही चेंजे को उस रात की बात याद आ गई जब मैं मुस्कुराकर खुद को सिर्फ एक सामान्य दोस्त बताया था। उसे अचानक कुछ अजीब लगा। उसने अनायास पूछा, लेकिन उस दिन तो दोनों ने कहा था कि वे सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। तांगयन ने तुरंत जवाब दिया, बस प्रेमियों की छोटी सी लड़ाई थी, थोड़ा रूठना मनाना चल रहा था। चेंजे, तुमने इतने रिश्ते बनाए हैं, क्या इतनी सी बात भी नहीं समझते? यह सुनकर चेंजे का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद होने लगा। उसने तांग यान की ओर देखा और बोला, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इतने रिश्ते देखे हैं। अगर तुम सब कह रहे हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो क्यों ना मैं उसे फोन करके पूछ लूं? वैसे भी मैं अपने नए जीजा से मिलना चाहूंगा। ये सुनते ही लियू रुयान और उसकी सभी सहेलियों के चेहरे एक साथ काले पड़ गए। उन्हें एक साथ वही संदेश याद आ गया, हम अलग हो जाते हैं। सिर्फ उनके चेहरों के भाव देखकर ही चेन जे को पूरा यकीन हो गया। चेन जे ने बिना कुछ कहे सीधे अपना फोन निकाला और वीचैट में मेरा चैट खोल लिया। उसने मुझे एक वॉइस कॉल कर दी। कुछ लड़कियों को समझ आ गया कि अब सच्चाई सामने आने वाली है। वे फोन छीनने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन शहजाजिया तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो गई और चेन जे का साथ दिया। चेन जे ने भी अब पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने सीधे फोन की आवाज सबसे तेज कर दी और स्पीकर ऑन करके पूरे कमरे के सामने फोन रख दिया। कमरा एक पल में शांत हो गया। अब सिर्फ फोन की लगातार बजती हुई रिंगटोन सुनाई दे रही थी। लियू रुयान ने दोनों हाथ अपनी आस्तीनों के अंदर कसकर भींच लिए। उसकी मुट्ठियां पूरी तरह बंध चुकी थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मैं ये फोन न उठाऊं, और यह भी कि मैंने अभी तक वह संदेश न देखा हो। पूरे 1 मिनट तक फोन बजता रहा। लियू रुयान को लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। जब ऑटोमेटिक कॉल कटने ही वाली थी तभी फोन उठ गया। मिस्टर चेन, कोई काम था? मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। इसके बिल्कुल विपरीत चेन जे के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। कुछ खास नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। सुना है कि आप रुयान के बॉयफ्रेंड हैं, सोचा आपको भी बुला लूं, साथ में थोड़ा समय बिताएं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। लियू रुयान इतनी घबरा गई थी कि उसकी सांस तक अटक गई। फिर मैंने कहा, माफ कीजिए, मैं अभी जिंगबेई में हूँ, शायद आ नहीं पाऊंगा। मेरी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। लियू रुयान ने मन ही मन सोचा कि शायद मैंने अभी तक वह संदेश नहीं देखा। उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मेरी बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं हल्के से हंसा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, एक बात और, मेरा और लियू रुयान का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर चेन, आप गलत मत समझिए। चेनजू एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। ब्रेकअप हो गया? कब हुआ? मैंने शांत स्वर में कहा, अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप वाला संदेश मिला है। आसपास खड़े तमाशा देख रहे सभी लोगों के चेहरे पर हंसी रोकने वाली अजीब सी मुस्कान आ गई। चेन जे ने हल्की मुस्कान बनाए रखी। उसने उन लड़कियों की तरफ ठंडी नजर से देखा जो जानबूझकर यह सब तमाशा कर रही थी। फिर धीमी आवाज में बोला,
ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। आपको परेशान किया मिस्टर लिन? मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। तो फिर आपको 28वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, और ये भी कि सच्चे प्रेमियों का मिलन हो। जब मैंने 28 शब्द कहा तो जानबूझकर उस पर थोड़ा जोर दिया, जैसे मैं सबको बता रहा हूं कि मुझे पूरी सच्चाई पहले से पता है। मौके पर मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कुछ पूछ सके। सब बस चुपचाप फोन कटते हुए देखते रह गए। फोन कटते ही पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लगभग 5-6 मिनट तक कोई एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर में शहज़ियाज़िया ही आगे आई। उसने लियू रुयान को शराब का एक गिलास दिया और माहौल संभालने की कोशिश की। लियू रुयान ने गिलास की आखिरी बूंद तक पी ली, फिर जोर से गिलास मेज पर पटक दिया और अपनी कुछ सहेलियों को लेकर जन्मदिन की पार्टी छोड़कर बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर निकलते समय उसे धुंधली सी आवाज सुनाई दी। शहज़ियाज़िया किसी से बात कर रही थी। चेंजे, क्या ये मिस्टर लिन जिंगबेई के रहने वाले हैं? सुना तो यही है। क्यों? कुछ नहीं। जिंगबेई में लिन सरनेम कुछ जाना पहचाना लगता है, वरना उसने पिछले 7 सालों में जितनी गर्लफ्रेंड बदली हैं, उनकी दावत के लिए तो 10 अलग अलग टेबल लगानी पड़ती। ऐसे हर किसी से प्यार करने वाले लड़के से शादी करोगी तो आगे चलकर मुसीबत ही होगी। बेहतर यही है कि लिंग छुआन के साथ ही रहो। हाँ बिल्कुल, लिंग छुआन किस बात में चेंज से कम है। आज वह जरूर गुस्से में था, इसीलिए उसने ऐसी बातें कही होंगी। रुयन, तुम वापस जाकर उसे अच्छे से मना लेना, सब कुछ ठीक से समझा देना। वह तुमसे इतना प्यार करता है, जरूर तुम्हें माफ कर देगा। सहेलियों की बातें सुनकर लियू रुयान का टूटा हुआ मन थोड़ा संभला। उसने फोन निकाला, मेरा चैट खोला और बहुत सोच विचार कर एक लंबा संदेश लिखा। लिंग छुआन, अभी हम लोग गेम खेल रहे थे, मैं हार गई। सजा ये थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कहना था और फिर किसी और से फोन करवाकर उसका रिएक्शन देखना था। तुम इसे सच मत मानना। तुम जिंगबेई कब पहुंचे? होटल पहुंच गए क्या, या अभी शादी की तैयारी में व्यस्त हो? कल वापस आओगे या परसों? मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? संदेश भेजने के बाद काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लियू रुयन लगातार स्क्रीन को घूरती रही। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और उसका ध्यान बांटने की कोशिश करने लगीं। शादी की तैयारी होगी, वह बहुत व्यस्त होगा। रुयन, इतना मत सोचो, जैसे ही उसे समय मिलेगा वह तुम्हें जवाब दे देगा। अगर वह सच में नाराज है तो कल हम सब तुम्हारे साथ जिंगबेई चलेंगे और खुद उससे माफी मांगेंगे। उधर जब मुझे लियू रुयान का संदेश मिला तब मैं कमरे में शेन यूचू के साथ शादी का जोड़ा ट्राई कर रहा था। मैंने संदेश खोला। पहली ही लाइन पढ़ते ही मेरे मुंह से हंसी निकल गई। वाह, मौके पर ही इतना बढ़िया बहाना बना लिया। दिमाग तो सच में तेज है, लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि चेन जे के सामने ठुकराए जाने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए वह अब मेरे पास लौटने की कोशिश कर रही है। फिर मुझे वो अजीब सी फोन कॉल भी याद आई। सोचकर ही लगा कि वहां का नजारा शायद और भी मजेदार रहा होगा। उस पल मुझे सचमुच थोड़ा अफसोस हुआ। काश मैं वह दृश्य अपनी आंखों से देख पाता। मैंने हल्की सी सांस भरी। उधर अपनी शादी की ड्रेस ठीक कर रही शेन यूचू ने सिर उठाकर पूछा, क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? तो मैं नई मंगवा देती हूँ। मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस शादी की वजह से एक अच्छा तमाशा देखने से रह गया। थोड़ा अफसोस है। शेन यूचू ने उत्सुकता से पूछा, तमाशा? कौन सा तमाशा? अगर बताना चाहो तो मुझे भी सुनाओ। मेरा मन तो साझा करने का था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी मंगेतर के सामने अपनी पूर्व प्रेमिका की बातें करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने बात बदल दी। पुराने शहर के कुछ दोस्तों का जन्मदिन था, वहां थोड़ा सा हंगामा हो गया, बस कोई बड़ी बात नहीं। चलो पहले शादी की तैयारी पूरी करते हैं। मुझे और कुछ न कहते देख शेन यूचू ने भी आगे सवाल नहीं किया। वह बाहर गई और कुछ मिठाइयां लेकर वापस आई। क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले थोड़ा खा लो, जब काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने चलूंगी। बताओ, तुम्हारा क्या खाने का मन है? सच कहूं तो मुझे भी भूख लगी थी। मैंने शेन यूचू से पूछा कि उसका क्या खाने का मन है। उसने एक एक करके सब बता दिया। मैंने सब याद कर लिया और फिर बाहर जाकर इंतजाम करने लगा। मैं एक तरफ खाना ऑर्डर कर रहा था और दूसरी तरफ गहरी सोच में डूब गया। अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार शेन यूचू जिंगबेई के शेन ग्रुप की तीसरी बेटी थी। वह मुझसे 2 साल छोटी थी। उससे 2 साल बड़ी एक बहन थी और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी थी। वह इस समय शेन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट थी। शेन यूचू बचपन से ही अपनी बड़ी बहन के साथ पली बड़ी थी, इसलिए उसका स्वभाव बहुत शालीन था। पिछले कुछ वर्षों से लिन और शेन परिवारों के बीच लगातार मेलजोल रहा था। लिन परिवार ने भी कई जगह से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाई थी। मां के अनुसार शेन यूचू ने मेरी सिर्फ एक तस्वीर देखी और तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ऐसा लगता था कि वह मुझसे बहुत संतुष्ट थी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि मैं अपनी पिछली मोहब्बत खत्म करके सिर्फ लिन परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वापस आया था। शुरू से आखिर तक मैंने इस तयशुदा शादी को कभी दिल से नहीं लिया। मैं बस यही सोचता था, अगर निभ गई तो ठीक, नहीं निभी तो अलग हो जाएंगे। जहां तक पहली नजर के प्यार की बात थी, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन पूरे 1-2 पहर साथ बिताने के बाद, हालांकि हम अभी भी एक दूसरे से ज्यादा परिचित नहीं थे, फिर भी छोटी छोटी बातों से मुझे महसूस हुआ कि मेरी होने वाली पत्नी सचमुच
बहुत अच्छी थी। उसकी खूबसूरती की तो बात ही अलग थी, वह बेहद आकर्षक थी। उसका स्वभाव भी अब तक बहुत नरम, दयालु, सलीकेदार, ध्यान रखने वाला और लोगों से व्यवहार करना जानने वाला लगा। कुल मिलाकर इस अचानक मिली मंगेतर से मैं बहुत संतुष्ट था। सिर्फ संतुष्ट ही नहीं, थोड़ा सा सुखद आश्चर्य भी हुआ। लगता है माँ पापा की पसंद सच में बहुत अच्छी है। उधर पूरी रात शराब पीने के बाद सुबह लियू रुयान की आंख खुलते ही उसने सबसे पहले अपना फोन उठाया। वह देखना चाहती थी कि मैंने उसके संदेश का जवाब दिया या नहीं। 10 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन चैट विंडो अब भी बिल्कुल खाली थी। लियू रुयान ने झुंझलाकर अपनी आंखें कई बार रगड़ी और गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। जोर की आवाज से वहां मौजूद सभी लोग जाग गए। जब सबने उसका ये व्यवहार देखा तो नशा भी एक पल में उतर गया। हमें तो नहीं पता था कि लिंग चुआन भी ऐसे नखरे दिखाना जानता है। रुयान, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, उसे वापस मना लाएंगे। बाकी सहेलियां भी आगे बढ़कर उसे दिलासा देने लगीं। तब जाकर लियू रुयान का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। बाहर से निकलते ही सब लोग सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। रास्ते में लियू रुयान दूर दिखाई देने वाली ऊंची ऊंची इमारतों को देखती रही। उसके मन में पछतावा भर गया। काश अगर आखिर में इतना पछताना ही था तो कल ही लिंग छुआन के साथ जिंगबई चली जाती। जितना सोचती उसका मन उतना ही भारी होता जाता। फिर उसने खुद को समझाया, नहीं जाना भी ठीक ही हुआ। कल चेन जे की बातें सुनकर अब मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। इन सालों में न जाने कितनी बार उसने हार मानने की सोची, लेकिन 28 साल वाले उस वादे की वजह से वह हमेशा मन में एक उम्मीद बचाकर बैठी रही। खासकर मेरे साथ रहने के बाद वह खुद भी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि मुझ जैसे पूरे दिल से चाहने वाले इंसान का सामना कैसे करे। अब ये दोराहा आखिरकार फैसला मांग रहा था। उसने झिझकते हुए अपनी सहेलियों से पूछा, अगर आज मैं उसे मना न सकी तो क्या मैं उससे शादी की बात करूं? तुम लोगों को क्या लगता है? शादी? ये सुनते ही सभी सहेलियां हैरान रह गईं। तुम लिंग छुआन से शादी करोगी? तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे क्या? वह लड़का बुरा नहीं है, सुंदर है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेमी के रूप में तो ठीक है, पर शादी के लिए शायद वह तुम्हारे लायक नहीं है। हालांकि सब उसे रोक रहे थे, लेकिन लियू रुयान ने किसी की बात नहीं सुनी। वह सीट से टिक गई। उसके मन में मेरे साथ बिताए हर पल की यादें घूमने लगीं। 25वें जन्मदिन के बाद मैं हर कुछ महीनों में सीधे या घुमा फिराकर शादी की बात छेड़ता था। मैं उसकी राय जानना चाहता था। वह मेरी भावना भी समझती थी और यह भी जानती थी कि मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वह हर बार अनजान बनने का नाटक करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं रही थी और मैं उससे पूरे दिल से प्यार करता था। वो अब मुझे खोना नहीं चाहती थी। हालांकि शादी का रास्ता आसान नहीं था, फिर भी वह एक बार कोशिश करना चाहती थी। यही सोचकर लियू रुयान ने जिंगबई जाकर मुझसे शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी असिस्टेंट को संदेश भेजा। कुछ समय पहले जो शादी की अंगूठियों की जोड़ी इंटरनेट पर बहुत चर्चा में थी, उसे खरीदने के लिए कहा, लेकिन विमान में बैठने से पहले ही असिस्टेंट का जवाब आ गया। वह अंगूठियों की जोड़ी किसी ने 900 मिलियन की भारी कीमत देकर खरीद ली थी। लियू रुयान हैरान रह गई। सिर्फ एक जोड़ी शादी की अंगूठियां इतनी महंगी? उसने खरीदार का नाम पूछा। असिस्टेंट ने सिर्फ एक शब्द भेजा, शेन। जिंगबई का शेन परिवार। ये नाम सुनते ही लियू रुयान भी चुप हो गई, लेकिन उसकी शेन परिवार की दूसरी बेटी से थोड़ी जान पहचान थी, इसलिए उसने तुरंत फोन किया। दूसरी तरफ से जवाब आया, अरे वही अंगूठियां मैंने खरीदी थी। आज मेरी छोटी बहन की शादी है, मैंने उन्हें शादी के तोहफे के रूप में दिया है। रुयान, तुमने बहुत देर कर दी। क्या मिस शेन की भी आज शादी है? लगता है आज सबकी शादियां एक ही दिन है। लियू रुयान थोड़ा चौंकी, फिर उसने बहुत विनम्रता से कहा, कल ज्यादा पी ली थी इसलिए बोली लगाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, फिर मेरी तरफ से मिस शेन को शादी की शुभकामनाएं जरूर दे दीजिए। वैसे इतना भाग्यशाली दूल्हा कौन है? दूसरी तरफ से जवाब आया, मेरी बहन की शादी लिन परिवार के बेटे से हो रही है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। लिन परिवार। ये सुनते ही लियू रुयान को तुरंत लिंग छुआन याद आ गया। उसका उपनाम भी लिन था। क्या वह जिस शादी में गया था वो शेन और लिन परिवार की शादी थी? क्या चिंगबई के लिन परिवार में उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त था? एक पल में लियू रुयान के मन में न जाने कितने अजीब विचार आने लगे, लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी, सर्द हवा के झोंके ने उसके सारे विचार उड़ा दिए। उसने सिर हिलाया, माथे को दबाया और उन सब बेकार के ख्यालों को झटक दिया। वह तो एक छोटे शहर का साधारण लड़का है, उसका लिन परिवार से क्या संबंध हो सकता है? विमान राजधानी के एयरपोर्ट पर उतरा। उतरते ही लियू रुयान ने मुझे फोन किया। चारों ओर बहुत शोर था। मैंने ठंडे स्वर में फोन उठाया। मेरी पूर्व प्रेमिका ने खास तौर पर फोन किया है। कोई काम था? पूर्व प्रेमिका, ये शब्द सुनते ही लियू रुयान को कल की सारी बातें याद आ गईं। उसका खून खौल उठा, लेकिन वह जानती थी कि अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। उसने अपने गुस्से को दबाया और धैर्य से समझाने लगी। लिंग चुआन, कल जो मैंने ब्रेकअप कहा था वह सच में सिर्फ एक खेल था। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते? मैंने शांत स्वर में कहा, सच। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह खेल था या नहीं। मैं सिर्फ वही मानता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। फालतू बातें करने का समय नहीं है।
इतना कहकर मैंने उसकी प्रतिक्रिया की, परवाह के बिना सीधे फोन काट दिया। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी सहेलियां तुरंत उसे समझाने लगी, फोन पर मत लड़ो, सामने मिलकर प्यार से बात करना। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर लियू रुयान का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। टिंक्वन माउंटेन विला चलो। जैसे ही टिंक्वन माउंटेन विला का नाम लिया गया, सबको कुछ अजीब लगा। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या यह वही जगह नहीं है जो जिंगबेई की सबसे मशहूर अमीरों की रिहायशी कॉलोनी है, जहां रहने वाले लोग अगर एक बार खांस भी दें तो पूरे ऊंचे समाज में हलचल मच जाती है। लिन चुआन का दोस्त, उसकी शादी का समारोह यहाँ हो रहा है। ये सोचकर लियू रुयान का दिल भी धड़कने लगा। विमान में चढ़ने से पहले जो अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आए थे, वे फिर से उभरने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन चुआन सच में लिन परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो?